मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा। कोटि चक्र। कोटि चक्र मित्रों बहुत ही ये भगवान शंकर ने बनाया था और उनसे हमारे ऋषियों लाए और फिर उस ऋषि के द्वारा हम लोगों के जन जन में आए। ये कोटि चक्र बहुत ही रहस्यमयी चीज है। देखिए यहां मैं डाल देता हूं कोटि चक्र। कोटि चक्र इसका मतलब होता है किला से। इसका मतलब किला से होता है। मित्रों, कोटि चक्र हम कब बनाते हैं, इसकी उपयोगिता कब है, ये मैं आपको बता रहा हूं। कोटि चक्र जैसे आप कहीं सरकारी गवर्नमेंट का पेपर देने जा रहे हो और आपको ये लगता हो कि मेरा उसमें नियुक्ति होगी या नहीं होगी, तब हम कोटि चक्र का प्रयोग करते हैं। अभी मैं वीडियो को मित्रों आप पूरा देखना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ये बहुत गूढ़ विद्या है। जब हम कोई शुभ काम करने जाते हैं या अशुभ काम करने जाते हैं, जैसे कहीं लड़ाई करने जा रहे हैं, उस समय हम ये कोटि चक्र बना करके देखते हैं कि हमारी विजय होगी या पराजय होगी। वो कैसे देखेंगे हम आगे बताएंगे आपको। कोई आदमी बहुत बीमार है, सीरियस है, तो वो व्यक्ति बचेगा या नहीं बचेगा, बीमारी ऐसी ही रहेगी या खत्म हो जाएगी कि वो समाप्त हो जाएंगे, इस प्रकार से हम कोटि चक्र के माध्यम से जान सकते हैं। हमारे साथ एक डॉक्टर साहब पढ़ते थे, MBBS थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे। मेरे साथ उन्होंने आचार्य किए थे। उन्होंने कहा था कि मैं अपने डॉक्टरी पेशे में कोई मरीज को उस पर हम कोटि चक्र बनाते थे, ये देख करके कि कोटि चक्र से ये व्यक्ति बीमारी से उबर जाएगा या बीमारी में फंसा रहेगा या उसका अंत हो जाएगा। और वो बिल्कुल 100% सत्य होते थे। डॉक्टर साहब ये कहते थे कि जब मेरे यहाँ कोई सीरियस मरीज आता था तो मैं ट्रीटमेंट शुरू करके पहले मैं उसका कोटि चक्र बनाता था और कोटि चक्र के माध्यम से मैं समझ जाता था कि ये व्यक्ति यहाँ से ठीक होकर के जाएगा कि यहीं वो इसका जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए कोटि चक्र बनाया जाता है। पहले के राजा महाराजा जब वो युद्ध पर निकलते थे तो अपने यहाँ एक ज्योतिषी रखते थे। हर राजा महाराजाओं के दरबार में एक ज्योतिषी रहा करते थे। वो ज्योतिषी उनको कोटि चक्र बना करके और वो बताते थे कि ये आपकी जो युद्ध है ये विजय पताका लेके आएगी कि या हार के आप आएंगे। ज्योतिषी बना कर देते थे कि अभी समय सही नहीं है, तो युद्ध रुक जाता था और उसका जो क्रियाकलाप है वो बंद हो जाता था। अब इसकी उपयोगिता, बहुत सारी उपयोगिता है। बीमारी को देखने के लिए, अपनी नौकरी को देखने के लिए, अपने समय को देखने के लिए हम कोटि चक्र का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कैसे बनाते हैं। है तो आसान, लेकिन पहली बार आपको थोड़ा कठिन लगेगा। जब आप इसको अभ्यास करोगे तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखिए पहले हमने एक चौकोर आयताकार में त्रिभुज बनाया, फिर एक दूसरा भी मैंने बना लिया इसके ऊपर।
आप ध्यान से देखना। फिर एक तीसरा भी मैंने बना लिया। एक तीसरा भी मैंने बना लिया। एक कोटि चक्र में 3 परत होती हैं। कोटि चक्र मतलब होता है किला। किला क्या? हमारा शरीर, हमारा ये पूरा शरीर है। इसमें हम इसको बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ, ठीक है मित्रों। इसको हम बोलते हैं मध्य। ये हमारा मध्य हो गया। इसको हम बोलते हैं प्रकार। ये 3 परत है हमारे शरीर की। एक बोलते हैं स्तंभ, सबसे नीचे जो बैठा होता स्तंभ है, ये मध्य है, ये प्रकार है। अब इनको हम दिशा देते हैं। कोटि चक्र यहां से हम हटा देते हैं। ये देखिए, अब हम एक लग इस तरह से खींचते हैं। इसको हम ये बोलते हैं पूरब। क्या बोलेंगे? पूरब। एक दिशा हम यहां खींचेंगे, ये हो गया पश्चिम। एक दिशा हम इधर खींचेंगे, यही स्तंभ से लेकर के, ये हो गया दक्षिण। ये दिशा हम इधर खींचेंगे, ये हो गया उत्तर। 4 दिशाएं हो गई। लेकिन और भी दिशा बनानी है। ये दिशा हम करेंगे ये कौन सी दिशा हो गई? पूरब और उत्तर। पूरब और उत्तर हो गई। ये एक दिशा मैं इधर खींचता हूं। ये दिशा हो गई पूरब और दक्षिण। पूर्व और दक्षिण। एक दिशा और मुझे लेनी है। ये कोने से जाती है दिशाएं। ये दिशाएं कोने से जाती हैं। इस दिशा को क्या कहेंगे? दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण हो गया और पश्चिम हो गया। एक दिशा हम और खींचेंगे, ये कौन सी दिशा हो गई? पश्चिम और उत्तर हो गई। पश्चिम और उत्तर हो गई। ये हमारी 10 दिशाएं बन गई मित्रों। अब देखिए, इसके 4 प्रकार हो गए। ये आपका कोटि चक्र बन करके तैयार हो गया। अब ये स्तंभ हो गया। स्तंभ मीन्स होता है शरीर का अंदरूनी भाग। शरीर का जो हृदय होता है स्तंभ होता है। मध्य भाग मतलब मांसपेशियां वगैरह, हमारी जो मांसपेशियां हैं, अंदर की हड्डियां वगैरह हैं, ये मध्य हो गया। और प्रकार जो होता है, ये ऊपर के चमड़े होते हैं। ठीक है जी। अब ये हो गया इनकी दिशा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और ये पूरब उत्तर, ये पूरब दक्षिण, और ये दक्षिण पश्चिम, और ये पश्चिम उत्तर। पश्चिम उत्तर, हाँ। तो इस प्रकार से अब हम इसमें क्या बैठाएंगे? नक्षत्रों को बैठाएंगे। एक संकेत और मैं आपको देता हूं। अब यहां हम जैसे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और 8, 9 और
8, 9, 10। यहाँ लिखेंगे 11, 12, 13 और 14। फिर यहाँ आ जाएगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। हमारे नक्षत्र कितने होते हैं? 27 होते हैं, लेकिन इसमें खाने कितने बने हैं? 28 बने हैं। एक कहाँ से लाएंगे? एक अभिजीत नक्षत्र भी होता है, जो उत्तराषाढ़ा के बाद 22वां नक्षत्र होता है, उसको हम बोलते हैं अभिजीत नक्षत्र। बहुत शुभ नक्षत्र होता है अभिजीत नक्षत्र। तो हम जब इसमें जैसे मान लीजिए किसी का जन्म नक्षत्र भरणी है, वैसे कालपुरुष के कुंडली में तो हम यहां से कृतिका से करते हैं। कृतिका, अश्विनी भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्तलेखा। लेकिन जब हम किसी का कोट चक्र बनाते हैं तो उसकी कुंडली में जो उनका जन्म नक्षत्र है, वो जन्म नक्षत्र में हम एक से डालेंगे। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये है प्रवेश द्वार। ये कौन सा द्वार है? ये प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार, ग्रह इसमें से आते हैं, और ये है निकास है। ग्रह यहां से आते हैं और यहां तक घूमते हैं, यहां से निकल जाते हैं। फिर ये देखिए प्रवेश हो गया। यहां से ग्रह आते हैं, यह स्तंभ में जाते हैं, फिर यहां से ये निकास हो गया। ग्रह इधर से निकल जाते हैं, फिर यहां से प्रवेश करते हैं, ये प्रवेश हो गया। यहां तक आएंगे, फिर यहीं से ये फिर निकास हो गया, ये निकास हो गया। फिर यहां से ग्रह प्रवेश करेंगे, प्रवेश द्वार है, और फिर यहां से ग्रह निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको भी हमें समझना पड़ेगा कि ये प्रवेश द्वार है, ये निकास द्वार है, फिर प्रवेश है, फिर निकास है, और फिर ये प्रवेश है, निकास है, प्रवेश है, निकास है। ग्रह इस प्रकार से आते हैं, इस प्रकार से निकलते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, और जो आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछना, फिर मैं आपको एक दूसरी वीडियो में और इसका विस्तृत जानकारी दे दूंगा। कई बार आप देखोगे समझ में आ जाएगा, बनाओगे। अच्छा, जैसे अब नक्षत्र को कैसे बैठाना है, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म नक्षत्र भरणी है, सबका जन्म नक्षत्र होता है। जैसे जो राशि आपकी होती है, जो नक्षत्र होता है आपकी, सबकी कुंडली में लगन होते हैं, राशि होती है, जन्म नक्षत्र होते हैं, सूर्य राशि होती है। इस प्रकार से जन्म नक्षत्र को निकालना है। जन्म नक्षत्र वो हर कुंडली में दिखाई पड़ जाती है। उस नक्षत्र को आप उठाइए और नंबर 1 जहाँ लिखा है वहाँ से आप डालिए। तो जैसे मान लीजिए भरणी है, तो यहाँ भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्तलेखा, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, सदविका, अच्छा उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा के बाद यहाँ हम कर देंगे अभिजीत। कभी भी हम बनाएंगे तो पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा के बाद हम अभिजीत लिखेंगे। तो अभिजीत, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत, श्रावणा, धनिष्ठा, सदविका, पूर्वात्मद, उत्तरात्मद, रेवती, अश्विनी और भरणी। इस प्रकार से हम ग्रहों को बैठा देंगे। यहाँ भी हम ग्रह बैठा देते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी,
तो इस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया है कि क्रम से ही बैठा देना है। 28 नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रों के बारे में आप सबको जानकारी है। यदि मान लीजिए नहीं है तो नक्षत्रों के बारे में गूगल वगैरह से देख लो या कहीं से किताब से आपको मिल जाएगा। तो जो आपका जन्म नक्षत्र है वो जन्म नक्षत्र हम पहले खाने में रखेंगे मित्रों, और पहले खाने से हम उसी क्रम में, इसीलिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ये क्रम होते हैं। इसी प्रकार से क्रम में हम लिख देंगे। अब इनका फलादेश हम कैसे करेंगे? फलादेश बहुत आसान है। अब जैसे मान लीजिए गोचर में सूर्य अभी किस नक्षत्र पर है, जिस नक्षत्र पे हम डाल देंगे। सूर्य अभी मैं आपको बताता हूं किस नक्षत्र पे है। देखिए अभी सूर्य तुला में 6 डिग्री का हो करके आज सूर्य 8 डिग्री का हो गया, और ये चित्रा अभी ये विशाखा नक्षत्र में है। तो यहाँ अब डालिए विशाखा नक्षत्र जहाँ पे आए वो आप डाल दो। शनि कहाँ पे अभी है? शनि महाराज धनिष्ठा नक्षत्र में है और मंगल के नक्षत्र में। बृहस्पति जी कहाँ पे हैं? बृहस्पति जी महाराज अभी मेष राशि में भरणी नक्षत्र पे हैं। भरणी नक्षत्र तो ये मैंने आपको बताया था कि किसी की जन्म राशि भरणी है तो वो शुरू में ही है। तो बृहस्पति जी प्रवेश कर रहे हैं, इसका मतलब उनका समय अच्छा आ रहा है। अच्छा, इस प्रकार से ग्रह जिस नक्षत्र में बैठते हो उसी नक्षत्र में हम गोचर में जिस नक्षत्र में आज के डेट में हो, या जब भी आपको कोट चक्र बनाना है, किसी के बारे में देखनी है, तो उस समय का गोचर के ग्रह जिस नक्षत्र में बैठे हो वहीं उनको बैठा दीजिए। अब आप देखिए, यदि मान लीजिए ये स्तंभ है, स्तंभ में शुभ ग्रह होने चाहिए, स्तंभ में शुभ ग्रह होने चाहिए, और जो अशुभ ग्रह है वो बाहर होने चाहिए। ये अंदर है, ये बाहर है। अब अगर मान लीजिए जैसे बृहस्पति जी अंदर आ रहे हैं और शनि जी बाहर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कोई व्यक्ति बीमार है तो शुभ ग्रह अंदर आ रहे हैं और अशुभ ग्रह बाहर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बीमारी ठीक हो जाएगी। और वहीं यदि बृहस्पति जी बाहर जा रहे हैं, मध्य में हैं या प्रकार में हैं, ये बृहस्पति जी बाहर जा रहे हैं और शनि जी धीरे धीरे प्रकार में आए, फिर वो मध्य की तरफ हैं, फिर स्तंभ में बैठ जाएंगे, तो समझ लीजिए कि ये अशुभ होता है। शुभ ग्रह अंदर आता हुआ दिखाई देना चाहिए, अशुभ ग्रह बाहर जाता हुआ दिखाई देना चाहिए। मित्रों, इसका मूल फॉर्मूला ये है। शुभ ग्रह स्तंभ और मध्य के बीच होना चाहिए, अशुभ ग्रह प्रकार में ऊपर होना चाहिए, ये भी है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसमें होते हैं कोट स्वामी और होते हैं कोट पाल। कोट स्वामी जो शरीर का मालिक होता है, उसको आप कैसे देखोगे? कोट स्वामी जो होते हैं, जैसे सूर्य भरणी नक्षत्र में है, सूर्य जैसे मान लीजिए आपके चंद्रमा, जैसे मान लीजिए चंद्रमा तुला में है आपकी जन्म राशि में और चित्रा नक्षत्र में है। मान लीजिए चंद्रमा तुला राशि में है
और चित्रा नक्षत्र में है। तो चित्रा नक्षत्र के स्वामी कौन हुए? मंगल। मंगल आपके दुर्ग स्वामी हुए। मंगल आपके दुर्ग स्वामी हुए। लेकिन अब दुर्ग स्वामी को स्तंभ में होना चाहिए। और एक होते हैं दुर्गपाल, जो सैनिक होते हैं, उनको कहाँ होना चाहिए? बाहर गेट पे होना चाहिए। किसी भी गेट पे हो, बाहर हो, लेकिन ये शुभ होता है। अगर मान लीजिए दुर्गपाल अंदर चले गए और दुर्ग के स्वामी बाहर चले गए तो बहुत अशुभ होता है। मित्रों, समझ लीजिए कि वो व्यक्ति का ये प्राण होते हैं। दुर्ग स्वामी शरीर के प्राण होते हैं, वो बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से गवर्नमेंट जॉब के लिए आप कहीं जा रहे हो तो दुर्ग स्वामी जो आप बाहर निकल रहे हैं और दुर्गपाल जो है वो अंदर बैठे हैं, अशुभ होता है, वो काम आपका नहीं बनेगा। अच्छा, दुर्गपाल को कैसे देखते हैं, ये थोड़ा सा कठिन है। दुर्ग स्वामी तो आसानी से मैंने बता दिया, आप समझ गए कि चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी दुर्ग स्वामी होता है, उसको अंदर बैठना चाहिए। लेकिन दुर्गपाल क्या होते हैं, ये थोड़ा सा कठिन है। अब दुर्गपाल को देखने के लिए चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसका चरण निकालना पड़ेगा। प्रथम एक नक्षत्र हर राशि में 9 चरण के होते हैं, तो चरण निकालना पड़ेगा। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 4 चरणों में विभक्त होते हैं, लेकिन वो 9 में, तो वो दूसरी चीज हो गई। तो अगर जैसे प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में जो अक्षर लिखे होते हैं, ये अक्षर हम पंचांग से अकर्णा पंचांग में दिया है, वहां से हम देखते हैं कि किस नक्षत्र का अक्षर कौन सा निकलता है। जैसे मान लीजिए किसी का अक्षर निकलता है अ ई उ, आ ई ई उ री, ए आई ओ औ, अंग अ। स्वर अगर निकले तो उनके मालिक होते हैं सूर्य। कौन होते हैं? सूर्य। ये आपको याद करना पड़ेगा मित्रों। और अगर मान लीजिए वो अक्षर क वर्ग निकलता है तो उनके मालिक होते हैं मंगल। अगर च वर्ग निकलता है तो उनके मालिक होते हैं सूर्य। च वर्ग मतलब चा, छा, जा, जा, या। और अगर ट वर्ग निकलता है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, कोई भी निकलता है तो ट वर्ग हो गया, तो उनके मालिक कौन होते हैं? बुध। अगर ता, था, पा, फा, मा, ता, था, दा, धा, ना, तवर्ग, ता, था, दा, धा, ना में से कोई भी वर्ग अगर अक्षर निकलता है तो उनके मालिक होते हैं बृहस्पति देव। ये कोटपाल के बारे में आपको बता रहा हूं। और अगर पा, फा, बा, भा, मा अगर पवर्ग निकलते हैं तो उनके मालिक होते हैं शनिदेव। और अगर या, रा, ला, वा निकलते हैं तो उनके मालिक होते हैं, नहीं, हाँ सॉरी, पा, फा, बा, भा, मा अगर होते हैं उनके मालिक होते हैं चंद्रमा जी। और अगर या, रा, ला, वा शब्द निकलता है तो उनके मालिक होते हैं शनि जी। और बड़ा सा, छोटा सा हा जैसे हम लोग पढ़ते थे, शा, शा और हा, अगर ये शब्द निकलता है तो उनके मालिक होते हैं राहु। ये मैंने कोटपाल के बारे में आपको बताया है। तो कोटपाल आप इस तरह से निकालोगे। कैसे निकालोगे? कि उस नक्षत्र में
जो चरण है, 4 चरण होते हैं, उनमें पंचांग में अकर वर्णा में अक्षर दिए जाते हैं कि अगर एक पहले चरण में कौन सा अक्षर आएगा, दूसरे चरण में कौन सा आएगा, तीसरे चरण में कौन सा आएगा, चौथे में कौन सा आएगा। अगर मान लीजिए चौथा चरण है और टे टो आते हैं तो समझ लीजिए कि ये ट वर्ग है। तो ट वर्ग के मालिक कौन हो गए? जैसे मैंने आपको बताया कि क वर्ग के सारे स्वरों के मालिक होते हैं सूर्य, क वर्ग के मालिक होते हैं मंगल, च वर्ग के मालिक होते हैं शुक्र और ट वर्ग के मालिक होते हैं बुध। तो बुध आपके द्वारपाल हुए। द्वारपाल को कहाँ होना चाहिए? प्रकार के भी ऊपर होना चाहिए, प्रकार में होना चाहिए, उनको स्तंभ में और मध्य में नहीं होना चाहिए। और कोट स्वामी को कहाँ होना चाहिए? स्तंभ में होना चाहिए। मित्रों, ये मैंने आपको बताया कोट चक्र के बारे में। आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कोट चक्र कैसा लगा। ये बहुत बड़ी चीज है, बड़ी गूढ़ विद्या है। ये बीमारी में देखी जाती है, सीरियस हालत में देखा जाता है कि कहीं हमारे जो कोट स्वामी हैं वो बाहर तो नहीं निकल रहे हैं और कोटपाल कहीं अंदर तो नहीं आ रहे। दूसरी चीज ये है कि जो शुभ ग्रह हैं कहीं बाहर निकास पे तो नहीं है, अशुभ ग्रह अंदर तो नहीं है। अच्छा, अब हम कोट भंग बताते हैं। कोट भंग अगर हो गया, दुर्ग भंग हो गया तो समझ लो कि बहुत बड़ा अशुभ हो गया। कोट भंग कैसे होता है? जैसे मान लीजिए सारे अशुभ ग्रह स्तंभ में आके बैठ जाएं और सारे शुभ ग्रह अगर बाहर निकल जाएं तो दुर्ग भंग हो जाता है, दुर्ग टूट जाता है और आदमी की जय सिया राम हो जाता है। तो ये इतनी 100% सत्य है इसमें। इसको आप लगा के देखिए। सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर सीख लोगे आप तो बहुत काम की चीज़ है ये आपको हर जगह नहीं मिलेगी मित्रों। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। इसको हम बोलते हैं कोटि चक्र। तो नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।